उस दिन को याद करते हैं जब पूरे गांव की एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी। एक ऐसी बैठक जो गांव के भविष्य का फैसला करने वाली थी। ये बात है गर्मियों की, साल 2006 की। लगभग हर ग्रामीण ने अनिच्छा से अपने घर छोड़ने का निर्णय लिया। समझौंग गांव की जमीन अब पहले जैसी नहीं रही थी। सूखी नदी की तलहटी के किनारे चलने वाली सिंचाई की नहर में अब पानी नहीं बचा था। खेत सूख चुके थे, फसलें मुरझा रही थीं और लोग परेशान थे। पशु एक एक करके मरने लगे थे। जीवन कठिन होता जा रहा था। ऊपर से मौसम भी बदलने लगा था। यह इलाका था जहां बारिश बहुत कम होती थी, लेकिन अब हालात उलट गए थे। गर्मियों में कभी न रुकने वाली बारिश होने लगी। कहीं सूखा था तो कहीं बाढ़। यह कहानी नेपाल के एक गांव की है, लेकिन यह हमारी कहानी भी बन सकती है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका क्लाइमेट पे चर्चा में, जहां बातें होंगी मौसम से आगे की और कहानियां होंगी बदलाव की। तो आज के इस खास एपिसोड में हम मिलेंगे एक नौजवान आलोक से, सुनेंगे उनके अनुभव और जानेंगे कि आप और हम सब मिलकर अपने बच्चों और अपने भविष्य के लिए कैसे बना सकते हैं एक हरा भरा, ठंडा ठंडा और बेहतर कल। तो चलिए शुरू करते हैं क्लाइमेट पे चर्चा। तो क्या तैयार हैं आप? आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम क्लाइमेट पे चर्चा में। और आज आपके साथ एपिसोड में बातें होंगी, तो हमारे श्रोताओं को आप सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। बहुत शुक्रिया अभिषेक जी। मेरा नाम अभिषेक जी, मेरा नाम जैसा कि आलोक है और मैं बिहार के सीतामढ़ी जिले से के छोटे से गांव से रामपुर से आता हूं। और मैं दरअसल एक सामाजिक उद्यमी हूं और यहीं सीतामढ़ी के गांव में हम लोग काम करते हैं। ग्राम चेतना आंदोलन के नाम से हमारी एक पहल है, जिसमें हमारी कोशिश है कि कैसे गांव में जो है सिविल सोसाइटी ग्रुप्स को एक्टिव किया जाए और हाइपर लोकल लीडरशिप डेवलप किया जाए, बिल्ड किया जाए, ताकि वो ग्रामीण संस्थाओं को रीइमेजिन कर सके। तो इन सारी चीजों पे हमारा काम है, जिसमें हम ग्राम सभा सक्रिय करते हैं, जो स्थानीय सक्रिय नागरिक हम तैयार करते हैं अपने विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए। वो जो है ग्राम सभा सक्रिय करते हैं ताकि एक क्लाइमेट सेंसिटिव गांव का निर्माण कर सके, जिसमें गांव में जो है हमारा गांव जो क्लाइमेट क्राइसिस के विभिन्न रूपों से जूझ रहा है, उस पे जो है सही कदम उठा सके, उसमें उससे जूझने के लिए सक्षम हो सके। जी जी, बहुत बेहतरीन। आलोक जी, आपने 2023 से ये जो जल संकट है, यानी कि इस पर काम करना शुरू जो किया है, वो कैसे शुरू किया? और ये जो जल संकट जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत, तो आपके जिले पर इसका क्या असर पड़ा है, और इसके बारे में थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताइए। जी अभिषेक जी, आमतौर पे जब भी हम जलवायु संकट के बारे में पढ़ते हैं, जलवायु संकट के बारे में बात या किसी भी माध्यमों से हम इसके बारे में सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में जो छवि उभरता है वो ये उभरता है कि ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ पिघल रहा है, ग्लेशियर पिघल रहा है ना। वो एक छवि उभरता है और फिर हम ऐसा मानते हैं कि अरे ये तो हमारे यहाँ नहीं हो रहा है, ये दूर कहीं ध्रुवीय प्रदेश में हो रहा है या हिमालय का संकट है। खैर, ध्रुवीय प्रदेश में हो या हिमालय में हो, उसका हम चूंकि एक प्लैनेट के हिस्सा हैं तो हम सब पे असर पड़ता है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये समझना है कि ये जो जलवायु संकट है, इसका असर सीधे हम अपने गांव मोहल्ले, अपने दैनिक जीवन में झेलते हैं। तो जैसे आपने 2023 से जल संकट वाले प्रसंग का जिक्र किया, तो सीतामढ़ी आप जानते हैं उत्तर बिहार, जो पूरे देश में उत्तर बिहार जो हर एक साल जिस बात के लिए खबर बनती है यहाँ पे, वो बनती है कि उत्तर बिहार में बाढ़ आ गया। ऐसा कोई साल नहीं होता है जहाँ पे हम यहाँ से ये खबर नहीं सुनते हैं। लेकिन 2023 के अप्रैल महीना कुछ अलग था इस मामले में। हमने उत्तर बिहार के कई सारे जिलों से बाढ़ की खबर नहीं सुनी, हमने जल संकट की खबर सुनी, हमने सूखे की खबर सुनी, है ना। हमने देखा कि हमारा ग्राउंड वाटर
पूरी तरीके से नीचे जा चुका है। तो उत्तर बिहार के गाँव में जो है आप देखेंगे कि अधिकांश लोग है पानी के लिए, चाहे वो सिंचाई के लिए हो या पीने के लिए, पानी के लिए हैंड पंप पे निर्भर है, ग्राउंड वाटर पे निर्भर है। और हैंड पंप होता है लगभग आजकल हर एक घरों में हैंड पंप होने लगा है और उस पे निर्भर होते हैं लोग। लेकिन 2023 में हमने देखा कि हैंड पंप सूखने लगे हैं, लोगों को सिंचाई में दिक्कत आ रही है, पीने के पानी का भी संकट हो गया है। तो ये हमारे लिए एक नया अनुभव था। हम जो है पानी की प्रचुरता वाला प्रदेश रहे हैं और यूं कहें कि हम पानी की प्रचुरता से परेशान रहे हैं बाढ़ के रूप में। लेकिन ये हमारे लिए नया था कि हम जो है जल संकट झेल रहे थे। हमने देखा कि हमारी नदियां सूख गई है, हमारा कुआं गंदा है, हमारा हैंडपंप सूख गया है। तो ये जो है जलवायु संकट का सीधा जो खुली नंगी आंखों से देखा जा सकने वाला एक समस्या था। ये जलवायु संकट अखबारी विषय नहीं रह गया था, टेक्स्ट बुक का विषय नहीं रह गया था। अब गली गली में जो जलवायु संकट का जो जल संकट के रूप में एक रूप था वो हम देख रहे थे। तो इससे पहले भी हम लोग काम कर रहे थे, लेकिन हमारी कामों का कोई बड़ा मुश्किल होता था कि हम कोई स्थानीय परिप्रेक्ष्य उसको दे सके, संदर्भ दे सके, है ना। जब भी हम बात करते थे कि हमें डेवलपमेंट का एक नया नैरेटिव बनाना होगा, है ना, विकास का एक नया तरीका बनाना होगा जो प्रकृति के साथ सामंजस्य और समुदाय के सस्टेनेबिलिटी पे आधारित हो, तो बड़ा दूर का बात लगता था कम्युनिटी को। लेकिन जल संकट को जब कम्युनिटी ने देखा कि अरे नहीं, ये जो पानी का जो संकट है, ये जो जलवायु संकट का जो व्यापक मतलब संकट जिससे पूरा दुनिया जूझ रही है, उसी का एक रूप है हमारे यहाँ। हम अपने गांव के बगल से बहने वाली जो नदी है, हमारे बुजुर्गों ने कभी उसको सूखते हुए नहीं देखा था, हमेशा उसमें पानी भरा होता था, चाहे कितना भी गर्मी क्यों ना हो, है ना। उसको हमने देखा पहली बार सूखा। तो इस तरीके से हमने अपने काम का केंद्रीय विषय बनाया जल संकट को, और जो हम ग्राम सभा को मोबिलाइज करने के ऊपर हम समुदाय में काम करते थे, गवर्नेंस स्ट्रक्चर को दुरुस्त करने के ऊपर हम समुदाय में बात करते थे। हमारा संवाद कार्यक्रम चलता था चेतना चौपाल के नाम से। हम जो भी हाइपर लोकल लीडर्स मोबिलाइज करते थे, उनकी जब हम ट्रेनिंग करते थे तो हम बात करते थे कि हमें क्लाइमेट सेंसिटिव जो है लीडरशिप तैयार करना है। तो अब हमारे पास उसका एक स्थानीय संदर्भ था कि हमें एक ऐसा लीडरशिप तैयार करना है जो हमारे गांव को जो है जल से परिपूर्ण बनाए और सस्टेनेबल बनाए, वाटर क्राइसिस से मुक्ति दिलाए। तो तब से हमने अपने काम का केंद्रीय विषय जो है, मतलब काम का केंद्रीय विषय तो जलवायु संकट था ही, लेकिन जल संकट के रूप में हमें एक नया जो है एक विषय मिला जो कॉन्टेक्सुअल था, जिससे जो कम्युनिटी का जो है कॉमन पेन था, कंटेम्पररी था। तो तब से हम जल संकट को केंद्र में रख के काम कर रहे हैं। एक और चीज बताएं आलोक जी, जैसे आप अपने टीम के साथ काम करते हैं, जो भी आपका स्थानीय एक्शन क्लब है, उसमें आप कौन कौन सी गतिविधियां करते हैं और इसमें आप युवाओं को कैसे शामिल करते हैं? जी, बहुत सुंदर सवाल है। एक्चुअली देखिए, ग्राम चेतना के काम के 4 पिलर कह सकते हैं। हम कम्युनिटी को पहले मोबिलाइज करते हैं। मसलन जल संकट है तो हम जल संकट के समस्या पे हम कम्युनिटी में चेतना चौपाल के नाम से कार्यक्रम करते हैं। उस कार्यक्रम का मुख्य मकसद यही होता है कि कम्युनिटी स्तर पर मास अवेयरनेस डायलॉग किया जा सके कि ये जल संकट क्यों है, इस समस्या के मूल में क्या है और इसके लिए कैसे कम्युनिटी को साथ आना पड़ेगा। और फिर उसका हमारा कॉल टू एक्शन होता है कि हमें कम्युनिटी से कुछ जो है लीडर्स चाहिए, कुछ वॉलंटियर चाहिए जो इस मुद्दे पर कम्युनिटी में और काम को गहराए। और फिर हमारा एक कॉल टू एक्शन होता है कि हम इस मुद्दे पर वार्ड सभा का आयोजन करें, क्योंकि हमारा समस्या है तो हम हाथ पे हाथ रख के बैठे नहीं रह सकते हैं। तो हमें वार्ड सभा करके इस पर विचार करना होगा, इस पर चिंतन करना होगा, इस पर डिस्कस करना होगा। तो हम वार्ड सभा का जो है कॉल टू एक्शन देते हैं। फिर वार्ड सभा आयोजित होता है और उस पर डिस्कशन होता है। तो ये हमारा मोबिलाइजेशन का हिस्सा होता है।
इसके बाद इस सारे प्रक्रिया से जो लोग उभरते हैं, ऑब्वियसली इस प्रक्रिया में हम बहुत नए लोगों से मिलते हैं, नए नेतृत्व युवाओं के रूप में, महिलाओं के रूप में नया नेतृत्व उभर कर आता है समुदाय से। तो उन लोगों को हम फिर गांव स्तर पर एक हमारा एक्टिव सिटीजनशिप का क्लब है जिसको हम लोग चेतना पीठ बुलाते हैं, है ना, कि चेतना पीठ है ये बेसिकली हर एक गांव में एक्टिव सिटीजनशिप का एक पीठ है ये, है ना। तो हम उसको जो है चेतना पीठ के रूप में ऑर्गेनाइज करते हैं। तो जो ग्राम चेतना के काम का दूसरा हिस्सा है कि हम पहले मोबिलाइज करते हैं और फिर ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर उनके साथ जो हम लगातार जो है इंगेज करते हैं, उसी क्रम में हम उनको ट्रेन करते हैं कम्युनिटी लीडरशिप के विभिन्न स्किल्स से या क्लाइमेट एक्शन के विभिन्न स्किल्स से, है ना। हमारा ट्रेनिंग का कुछ कार्यक्रम होता है, तो उस कार्यक्रम के तहत करते हैं। ये तीनों चीज करते हैं इसलिए ताकि वो जो है लोकल एक्शन ले सके, है ना, अपने गांव के स्तर पर कुछ न कुछ एक्शन ले सके, कम्युनिटी एक्शन। वो एक्शन ये हो सकता है कि वो मतलब अपने गांव में पौधारोपण करे, छोटा छोटा एंटरप्राइज बनाए, ग्राम सभा को रेगुलर करे, वार्ड सभा ग्राम सभा को रेगुलर करे, चेतना पीठ को सक्रिय रखे और लोगों को जोड़े। वो लोकल एक्शन कुछ भी हो सकता है। वो लोकल एक्शन को हम लोग अभी बिल्ड कर रहे हैं, उसका एक प्लेबुक बना रहे हैं कि वो लोकल एक्शन इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो लोकल एक्शन कलेक्टिव भी हो सकता है। तो हमारे साथियों ने ऐसे क्लाइमेट एक्शन हब बनाया है गांव में, है ना, जिसमें हमने एक प्लांट का नर्सरी तैयार किया है ताकि बड़े पैमाने पर नेटिव प्लांट जो हमारा मूल पौधा है, जो अब यूँ कह सकते हैं कि जिसका वृक्षारोपण अब घटते जा रहा है, जिसका जो उनमें से कई पौधे तो विलुप्त होते जा रहे हैं, तो हम उसकी बीज बचा रहे हैं, हम उसका नर्सरी तैयार कर रहे हैं। मिलेट का फार्मिंग जो है हमारे साथी कर रहे हैं। हमारे साथी जो है गांव में पूरा मास लेवल पे सैनिटेशन ड्राइव कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ कुछ लोकल एक्शन ले सके, वार्ड सभा को रेगुलर कॉल आउट कर रहे हैं। तो ये लोकल एक्शन। तो इस प्रकार ग्राम चेतना के जो आपने पूछा कि क्या हम करते हैं, हमारे क्या क्या कार्यक्रम होते हैं और युवाओं कैसे जुड़ते हैं, तो बेसिकली हम 4 चीज वही करते हैं: मोबिलाइज करना कम्युनिटी को, उससे निकले हुए लीडरशिप को ऑर्गेनाइज करना और ट्रेन करना ताकि वो ढेर सारा खूब सारा रेगुलर इंडिविजुअल और कलेक्टिव लोकल एक्शन ले सके। बहुत खूब, बहुत सुंदर। आलोक जी, जो भी आपने अपने काम के बारे में बताया काफी इम्प्रेसिव है। और अभी जो हम लोग देखते हैं बिहार में एक बहुत बड़ा मुद्दा है पलायन का। आर्थिक अवसरों की कमी और जलवायु परिवर्तन के कारण बहुत से लोगों को काम की तलाश में पलायन करना पड़ सकता है। और हम लोग देख भी रहे हैं आजकल माइग्रेशन भी बहुत शुरू से है हमारे यहाँ बिहार में। तो इस समस्या पर आप कैसे काम कर रहे हैं? कुछ पलायन को लेके भी हो रहा है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि पलायन में, जैसे ग्राम चेतना में हम जिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात करते हैं उसका पहला ही लाइन हम बोलते हैं कि हमारा गांव बिखर रहा है। और उसका एक बहुत बड़ा ये है कि गांव में आपको युवाएं नजर ही नहीं आते हैं, बहुत कम संख्या में युवा होते हैं, बहुत कम समय के लिए युवा होते हैं। तो हमारा जो इंटरवेंशन है वो इस बात के लिए उम्मीद जगाने का इंटरवेंशन है कि हमारा गांव जीवंत जो है आजीविका का और जीवंत सामुदायिक जीवन का एक अड्डा बन सकता है। तो मैं ये दावा नहीं कर पाऊंगा कि पलायन जैसे बड़े मुद्दे पर हमारा क्या ये होगा, लेकिन हम जिस उम्मीद से ये काम कर रहे हैं वो उम्मीद ये है कि हम गांव में कम से कम हर एक गांव में मुट्ठी भर युवाओं का ऐसा समूह तैयार कर सके तो गांव को जो है उम्मीदों का स्थान बना सके, कि गांव में भी आजीविका का नए साधन डेवलप किए जा सकते हैं, गांव में भी ठहरा जा सकता है, शिक्षा के लिए या रोजगार। तो मतलब हमारे कुछ साथी इतने वर्षों के प्रयास में जुड़े हैं। जैसे हम चेतना पीठ में हमने लाइब्रेरी की स्थापना की है, तो जो लोग जो है बगल के शहर में जाके पढ़ाई कर रहे हैं वो ऑनलाइन माध्यम से लाइब्रेरी के संसाधन का उपयोग करके गांव में पढ़ रहे हैं। तो ऐसे कुछ पलायन को हम इस तरीके से एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि गांव जो है एक उम्मीदों का केंद्र बने, है ना, और विभिन्न पहल से जो है गांव जीवंत हो।
तो देखिए वो किस रूप में आगे उसका परिणाम आता है। नहीं, हमारी तरफ से पूरी शुभकामनाएं हैं और आपका काम वाकई सराहनीय है। उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को भी आपका काम जो है वो काफी मोटिवेशनल लगेगा। और जाते जाते एक आखिरी सवाल हम आपसे ये करना चाहते हैं कि चूंकि हमारा स्टेशन जो है वो छपरा बिहार में है, छपरा में है, और यहाँ पे भी बहुत सारे युवा साथी आपको इस वक्त सुन रहे होंगे, तो यहाँ के युवाओं के लिए मैं आपकी तरफ से आपसे पूछना चाहता हूँ, इनकी तरफ से, कि छपरा और जितने भी बिहार के युवा साथी हमें सुन रहे हैं, आपके साथ मिलकर किसी काम को आगे बढ़ाना चाहें या फिर आपसे कुछ गाइडेंस लेना चाहें, कुछ समझना चाहें, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हर एक पीढ़ी को जो है अपने आसपास अपने जो भी उनका परिवेश है, गांव है, नगर है, उसका जो मुद्दा है और उसकी जो समस्या है उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है ना। और हमसे पुरानी पीढ़ी ने ली है तभी हम यहाँ तक पहुँचे, और हमें जो है हमें भी वो जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। तो मतलब हम सब सहयात्री ही है, तो हम बाकी साथियों को आप अपने गांव को, आप अपने मोहल्ला को ओन कीजिए, है ना, पार्टिसिपेट कीजिए, है ना, और अपनी लीडरशिप को जो है आगे लाइए। छोटे छोटे एक्शन के रूप में, कुछ भी छोटा नहीं होता है, छोटे छोटे एक्शन के रूप में वो हो सकता है कि जो है आप गांव, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दे, छोटा सा लाइब्रेरी की स्थापना कर दे, एनीथिंग, है ना, कुछ भी, मतलब छोटे छोटे एक्शन के रूप में जो है पहल करना शुरू करे। और देखिए कि आपकी इर्द गिर्द कैसे एक जीवंत कम्युनिटी बनना शुरू हो जाता है, और फिर आप अकेले नहीं रहते हैं, और फिर आपका जीवन जो है उम्मीदों का एक सफर बन जाता है, जिसमें आप देखेंगे कि धीरे धीरे कितनी सारी जिंदगियां जो है बहुत प्रभावित होने लगती है। तो बस मतलब यही है ना। और हम कोई भी साथी हमसे जो है मतलब कभी भी जुड़ सकते हैं। हम अपना जो सीख है, हम जो अपने गांव में कर रहे हैं, वो सीख साझा करने के लिए, साथ में काम करने के लिए कभी भी वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। ग्राम चेतना आंदोलन के नाम से जो है हमारा सोशल मीडिया हैंडल है, gramchetna.org के नाम से हमारा वेबसाइट है। तो कभी भी हमसे संपर्क किया जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी, आप अपना कीमती समय आपने हमें दिया और हमारे कार्यक्रम में आप जुड़े और अपने अनुभव हमसे साझा किए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया अभिषेक जी। और मतलब आपके बारे में भी मैंने सुना है, और आपके पहल के बारे में, और ऐसे ही हम सब एक दूसरे के पहल को प्रोत्साहित करते रहें, एक दूसरे के साथ रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। पिछले 3 सालों से कम्युनिटी द यूथ कलेक्टिव, वार्तालीप, धृति जीनी लर्निंग, प्रवाह, वाइल्ड टेल्स और बिंदी इंटरनेशनल जैसे संगठनों ने युवाओं के साथ मिलकर जलवायु परिवर्तन पर शानदार काम शुरू किया है। और इसी सफर का हिस्सा है हमारा चेंज लूमर प्रोग्राम, जहां बिहार के ही 9 युवा संगठन अपने अपने समुदायों में जलवायु से जुड़े प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में हम मिलेंगे उन नौजवान फेलोज से, सुनेंगे उनके अनुभव और जानेंगे कि आप और हम सब मिलकर अपने बच्चों और अपने भविष्य के लिए कैसे बना सकते हैं एक हरा भरा, ठंडा ठंडा और बेहतर कल। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी अन्य अतिथि के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप अपना जवाब हमें कॉल या मैसेजेस के थ्रू दे सकते हैं। हमारा नंबर है 9102472908। और अगर आप हमें फेसबुक या यूट्यूब पे सुन रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट करें और इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, सुनते रहें रेडियो मयूर 90.8 FM। सुने अपने दिल की आवाज।